मतलब क्या, सबसे पहले हमारे पास जो आया था वो क्या आया था, सी लैंग्वेज, जिसको डेनिस रिची ने बनाया था, बहुत साल पहले बनाया था। तो उसके बाद हमारे पास आया सी प्लस प्लस। अगर तुमने नाम सुना होगा तो कुछ आइडिया होगा। सी प्लस, इस प्लस का मतलब होता है 1, ठीक है ना। मतलब सी तुम्हारा ये लैंग्वेज था, उसके अंदर +1 कर दिया गया। इट मीन्स इट इज द अपर वर्जन ऑफ सी, सी प्लस प्लस। आज से 2 साल पहले 11th-12th में सी प्लस प्लस पढ़ाया जाता था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया जावा, इसका भी अगर नाम सुना होगा। देन आया डॉट नेट, ठीक है ना। एंड्रॉयड, जो तुम एंड्रॉयड फोन यूज करते हो। iOS, जो हम एप्पल फोन में यूज करते हैं, ठीक है ना। नाउ पाइथन, देख रहे हो। तो ये हमारे लैंग्वेज का एक टाइप का डेवलपमेंट है कि हमने जो लैंग्वेज बनाया है वो कैसे बनाए। तो सबसे पहले क्या आया था, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, मदर लैंग्वेज, जिसको डेनिस ऋषि ने बनाया था। देन आया उसका अपन वर्जन, इसको बोलते हैं हम, ऐसे कह सकते हो, ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, ये हमारा सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है, ठीक है। और ये सारे जो हैं यहां से यहां तक इज कॉल्ड थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस था, सी था, जावा था, डॉट नेट था। तो हमें पाइथन की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर हम पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं जब हमारे पास सी प्लस प्लस ऑलरेडी था और काफी फेमस सॉफ्टवेयर है। तो फिर हमने पाइथन को क्यों पढ़ा। तो दीज आर द लैंग्वेज जिसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, अपने गेम्स बनाते हैं, अपने एप्लीकेशंस बनाते हैं, या फिर अपने जितने भी वेबसाइट्स वगैरह डेवलप करते हैं हम इसके थ्रू डेवलप करते हैं, ठीक है। अब हम पाइथन क्यों आए, जब हमारे पास इतना लैंग्वेज था तो पाइथन क्यों आए। देखो रीजन क्या है कि पहले के टाइम पे तुमने देखा होगा बड़े बड़े टीवी हुआ करते थे, है ना, बड़े चौड़े चौड़े, पीछे बहुत बड़ा बड़ा, एंड उसके अंदर इतनी फंक्शनैलिटी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पे एलईडी हैं, बिल्कुल पतली पतली टीवी हैं और काफी स्मार्ट टीवी हैं, है ना, इंटरनेट वगैरह सब कुछ चलता है उसके अंदर। तो सेम चीज वही है, जो जावा सी सी प्लस प्लस से क्या होता था, कोडिंग हुआ करती थी ना। तो कोडिंग जो तुम्हारा 20 लाइन का कोडिंग है, वो पाइथन तुम्हारे 2 से 3 लाइन में कोडिंग में काम कर देता है, और अच्छे अच्छे फंक्शनैलिटी के साथ, है ना। तो इसीलिए हमने पाइथन को चूज किया। बाकी अभी भी लैंग्वेज चलती है, अगर तुम कॉलेज में जाओगे, बीटेक करोगे या बीसीए करोगे इन फ्यूचर, या फिर कुछ भी करोगे ना, तो अभी भी तुम्हें सी एंड सी प्लस प्लस पढ़ाया जाता है, जावा भी पढ़ाया जाता है। लेकिन 11th-12th में पाइथन आने का रीजन ये था, ये पाइथन जो है ना इजी टू लर्न लैंग्वेज है, और कम टाइम में हम उसको सीख सकते हैं और अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए हमने पाइथन का यूज किया। अब पाइथन जो है वो और भी बहुत सारे इसके काम है, जैसे कि तुमने नाम सुना होगा एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तुमने नाम सुना होगा डेटा साइंस का, ठीक है ना। अगर नहीं सुना होगा तो अब तुम सब सुनोगे, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, गूगल मैप, है ना। गूगल मैप में हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो हमने क्या किया, लोकेशन डाल दिया, लोकेशन हमें ये बता रहा है, लेकिन एंड टाइम पे यहाँ पे तुमने क्या किया, गलत से ऐसे ले लिया, तो तुम देखोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा लोकेशन यहाँ से यहाँ तक दिखा देगा। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब होता है कि वो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा ना, वो खुद समझ जाएगा कि तुम्हें कहाँ जाना है और कैसे जाना है, कैसे डाइवर्ट करना है। तो ये सारे पाइथन के एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये भी एक्सटेंडेड फॉर्म है और ये भी एक्सटेंडेड फॉर्म है। जितने भी रोबोटिक्स वगैरह, रोबोट्स वगैरह जो बन रहे हैं ना, वो सारे पाइथन के ही अगले एक, कह सकते हो कि एक अपर वर्जन है। इसीलिए पाइथन पढ़ाया जा रहा है, ताकि अगर पाइथन अच्छे से सीख जाओ तो तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में चले जाओ, या फिर डेटा साइंस में चले जाओ, या बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर टाइप में तुम बन पाओ। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास कॉमर्स है तो तुम पाइथन की लाइन में करियर नहीं बना सकते, कंप्यूटर लाइन में तुम आफ्टर 12th बीसीए कर सकते हो, ठीक है ना। बीसीए जो होता है जस्ट लाइक बीटेक के इक्विवेलेंट भी मान सकते हो, और वहां पे अपना करियर बना सकते हो। इसीलिए पाइथन 11-12 के बीच में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हम समझ गए कि भाई ये हमारे जो लैंग्वेज हैं, सी सी प्लस प्लस, जावा, इन सब को छोड़ के कि हमें पाइथन पढ़ाया जा रहा है। पाइथन क्यों पढ़ाया जाए, मैंने पता चल गया तुम्हें, क्योंकि ये पहले ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। दूसरी बात, इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस कोडिंग वगैरह काफी कम होती है, जिसके थ्रू हम कम टाइम में कम कोडिंग के साथ बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल समझो,
मानो कि तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, जैसे हम नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं। अगर ये व्हाट्सएप तुम्हारा 1 जीबी का होता, ठीक है, और एक दूसरा कोई ऐप है मतलब व्हाट्सएप के इक्विवेलेंट, वो तुम्हारा 20 एमबी का होता ओनली, तो हम किसको प्रेफर करते हैं? काम दोनों का सेम है, तो हम ऑब्वियस सी बात इसको प्रेफर करते हैं। रीजन ये है कि 1 जीबी, इसका मतलब ये है कि 1 जीबी डेटा, मतलब कोई ऐप है तो हमारा रैम ज्यादा कंज्यूम करेगा। अगर हमारे मतलब मोबाइल में जो रैम है ना, उसको ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कम से कम मेमोरी ऑक्यूपाई करे हमारे सिस्टम पे। तो हमने क्या, हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, क्या 20 एमबी का एक नोट छोटा सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ठीक है ना। काम दोनों के एक ही, ये सेम चीज है। अगर तुम जावा या सी प्लस प्लस पे कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, तो काफी हैवी सॉफ्टवेयर बनता है, लेकिन यही तुम पाइथन पे बनाओगे ना, तो काफी लाइट सॉफ्टवेयर बनता है। रीजन यही है कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ लाइंस इसके अंदर काफी कम हो जाते हैं, और इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाते हैं। दैट्स वाई वी कैन यूज ओनली पाइथन राइट नाउ। आजकल जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो पिछले कितने टाइम से ना यूज कर रहे हैं, एक बार देखना, पिछले कितने टाइम से ना जावा पे काम कर रहे हैं, सी प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं ऑफिस में, लेकिन उसको हमने कन्वर्ट करके हम किस पे ला गए, पाइथन पे आ गए, ठीक है। तो ये सारे रीजन है कि हमें पाइथन को यूज करना पड़ रहा है, और पाइथन इसीलिए क्या है, हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, बहुत मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में, ठीक है ना। इसको सब्जेक्ट के वाइज हमें नहीं पढ़ना, इसको हमें पढ़ना है जैसे कि जस्ट लाइक तुम्हें कुछ सीखना है, ठीक है ना। और रियली बात मानो कि बहुत ज्यादा तुम्हें मजा आएगा इसके अंदर करने में, ठीक है। तो हम्म, ले ले क्या है, क्या समझे, मतलब टोकन क्या होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। टोकन, ये तुम्हें रजिस्टर पे लिखना है। इट इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुआ, ब्रिक, ईंट हुआ ना। तो ईंट को हम क्या बोलेंगे, टोकन। बहुत सारे ईंट मिला दिया, ब्रिक मिला दिया, तो हमारा एक दीवार बन गया। बहुत सारे हमने दीवार बना लिया तो क्या बन गया, एक रूम। बहुत सारे रूम के बाद एक घर, घर के बाद एक बिल्डिंग। सेम एज इट इज, टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिफिनेशन समझ में आया। नाउ टोकन हैज some parts. First one is called keywords. First one is called keywords. Second one is called, जो फर्स्ट तुम्हारा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स, ठीक है। सेकेंड वर्ड जो हमारे पास होगा उस कॉल्ड डेटा टाइप। जो थर्ड होगा इज कॉल्ड ऑपरेटर्स। फोर्थ वन इज कॉल्ड पंचुएटर्स। ये तुम्हें अभी लर्न कराता हूं मैं तुम्हें। एंड फिफ्थ वन इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, ठीक है। तो टोकन क्या हुआ, टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज कॉल्ड टोकन, ठीक है। मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिसको हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे ना, तो उसका एक पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड टोकन। जैसे तुमने इंग्लिश पढ़ते हो, तो इंग्लिश के अंदर ग्रामर होते हैं ना, तो अगर हम बोलते हैं कि ही वॉज गोइंग, हम उसको ही आर गोइंग तो नहीं बोल सकते ना, क्यों, क्योंकि उसका ग्रामर सेट है कि भाई हम यही बोलेंगे, ठीक है ना। आई के साथ एम लगाएंगे, आई के साथ हम वर नहीं लगाएंगे, है ना। जो रूल है ग्रामर का वो भी एक लैंग्वेज है, और ये भी एक लैंग्वेज है, इसके भी ग्रामर सेट है। उसमें तुमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस पढ़ते हो ना, वैसे ही सेम चीज इसके अंदर भी सब कुछ वही है। हमें वही फॉलो करना पड़ेगा कि जो इसके ऑलरेडी डिफाइंड है। तो उसी में टोकन क्या है, एक टाइप का सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट क्या होता है, कीवर्ड। सेकेंड वन इज, इसको ना हम ऐसे कर लेते हैं, जो जो हम पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, स्टार्टिंग से जो कराता हूं मैं। फर्स्ट वन इज कीवर्ड, सेकेंड वन इज आइडेंटिफायर, थर्ड वन इज ऑपरेटर, और डेटा टाइप है सब वही, आगे पीछे मैं लिख दूं जिसको इसके अकॉर्डिंग कराऊंगा, एंड लास्ट वन इज पंचुएटर्स, ठीक है। तो कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स एंड पंचुएटर्स।
पढ़ो इससे अच्छे से, फिर पूछता हूं मैं तुमसे। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स एंड पंचुएटर्स। ठीक है ना, ये हमारे क्या है, दीज आर द कॉल्ड डेटा टाइप्स ऑफ, मतलब टोकन्स के पार्ट्स। अब कीवर्ड्स क्या होता है, मतलब व्हाट इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब हुआ कि अब देखो, जैसे मान लो तुम एक नया मोबाइल परचेज करके लेके आते हो सिस्टम, तो क्या होता है उसके अंदर पहले से प्री डिफाइन, पहले से मतलब उसके अंदर ऐप होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड प्री डिफाइन ऐप। उसको हम ना ही डिलीट कर सकते हैं, ना ही हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ना ही हम किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब वैसा सॉफ्टवेयर जो तुम्हारे सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड है, उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। जैसे तुम मोबाइल, एक नया मोबाइल परचेज करके आके ऑन करोगे ना, तो देखो उसके अंदर पहले से बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वैसे ही जब पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होगा उसके पास पहले से कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मतलब पहले से प्री डिफाइंड वर्ड्स, तो हम कह सकते हैं इट इज प्री डिफाइंड वर्ड्स, ठीक है ना, विच हैव स्पेशल मीनिंग, which have special meaning in our computer programming language। ठीक है ना, इसको हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं, रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। क्योंकि कीवर्ड जो होता है ना, जैसे जैसे हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि कौन कौन से प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं या रिजर्व वर्ड्स हैं। बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने रिजर्व वर्ड्स होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, इसका एग्जांपल है हमारे कीवर्ड्स का। तुमने अगर सुना होगा कभी नाम, अगर तुमने HTML वगैरह कुछ पढ़ा होगा, तो इंट सारे स्मॉल केस में होना चाहिए, फ्लोट, ठीक है ना, फॉर, वाइल, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। तुम्हें जैसे जैसे तुम पढ़ना शुरू करोगे ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हम स्टार्ट करेंगे, तुम्हें वैसे वैसे कीवर्ड्स के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। दीज आर द कीवर्ड्स, बहुत सारे कीवर्ड्स है। तो इन्हीं में से एक है इंट, फ्लोट, फॉर, वाइल। एक और मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इनपुट। और ये सारे स्मॉल केस में होने कंपलसरी है। यानी कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स विच हैव स्पेशल मीनिंग इन आवर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड। ये पहले से प्री डिफाइंड होता है कि इंट लिखा हुआ हमने, तो ये इंट ही होगा, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते। अगर ये फ्लोट लिखा हुआ है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, हम इसका एक भी करेक्टर, ये नहीं कि फर्स्ट करेक्टर, हम इसका एक भी करेक्टर मतलब नहीं लिख सकते। जैसे मैंने FLOAT, ये नहीं लिख सकते, बिकॉज इज द रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड का मतलब होता है ये पहले से ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में, हम उसको वैसे ही यूज करना पड़ेगा जैसे वो डिफाइंड है। मतलब ये कैसे डिफाइंड है, स्मॉल करेक्टर में, सो वी हैव टू यूज ओनली द स्मॉल करेक्टर, नॉट अ कैपिटल लेटर, नॉट अ अदर अनदर लेटर में। ठीक है ना, तो दीज आर कॉल्ड फ्लोट। और ये हमारे पास है फॉर, एज इट इज, ये भी हमारा कीवर्ड है, ये भी हमारा कीवर्ड है, ये भी हमारा कीवर्ड्स है। बहुत सारे हमारे कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा। जैसे जैसे हम स्टार्ट करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग लगना लैंग्वेज पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमें सारे कीवर्ड्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है ना, जितने सारे कीवर्ड्स तुम सीखते जाओगे, उतना सारा तुम्हारा चीज ये क्लियर होता चला जाएगा कि ये प्री डिफाइंड क्यों है या फिर रिजर्व क्यों है। ठीक है ना, तो फिलहाल अभी हमें खाली इसके डेफिनेशन से पता करना है कि व्हाट इज कीवर्ड। तो कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड्स या प्री डिफाइंड वर्ड्स विच हैव स्पेशल मीनिंग इन आवर कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है ना, तो पहला समझ में आ गया कीवर्ड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट कीवर्ड है, हमने कर लिया कि व्हाट इज कीवर्ड्स। नाउ आइडेंटिफायर्स, सेकेंड वन इज आइडेंटिफायर्स, सेकेंड वन इज आइडेंटिफायर्स। इसको भी देखते हैं हम क्या होता है। जहां पे समझ में नहीं आए प्लीज हैंड रेस करके पूछ लेना। ठीक है ना, ये मत समझना कि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो मैं पीछे कैमरे के पीछे कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। और नेक्स्ट क्लास से सबका कैमरा ऑन होने चाहिए।
ओके, सेकेंड वन इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है कि इसको बोलते हैं हम रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स। रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल, देखो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि तुमने इसके पहले 10th में ये सब चीज कुछ भी नहीं पढ़ रहा, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना? जैसे जैसे तुम आगे पढ़ते चलोगे तो तुम्हें उतना इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप होगा तो ये ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना? क्योंकि लैपटॉप जो है, क्योंकि हम इसके सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे, तुम्हारा ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, यानी तुम्हें सिस्टम पे सारे प्रोग्रामिंग्स करने हैं। ठीक है ना? तो यू नीड टू कैरी लैपटॉप्स इन एवरी क्लास, और यू नीड टू लॉग इन विद लैपटॉप्स इफ यू हैव अ लैपटॉप और डेस्कटॉप, सो ना यू कैन लॉग इन जूम विद इन द योर लैपटॉप। मतलब अगर तुम्हारे पास है तो तुम जूम उसी से डाउनलोड करो, ये नहीं कि अगर लैप मोबाइल से करो, है ना? अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो तुम उसी से करो, क्योंकि प्रोग्रामिंग हमें उसी से करना है, और हर प्रोग्रामिंग मैं तुम्हें यहाँ पे शेयर करके दिखाऊंगा भी, ये तुम्हें खुद भी देखना होगा। और मैं आज तुम्हें सॉफ्टवेयर भी बता दूंगा कि सॉफ्टवेयर तुम्हें कौन सा डाउनलोड करना है, क्योंकि तुम्हें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है? ओके, तो व्हाट इज आइडेंटिफायर्स? तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है? रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स। रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। अब हमारे कौन कौन से रूल्स होते हैं? तो फर्स्ट रूल क्या होता है कि वी कांट स्टार्ट एनी वेरिएबल, वी कांट स्टार्ट एनी वेरिएबल, ठीक है ना, विद न्यूमेरिक वैल्यू, विद न्यूमेरिक वैल्यू। ये ध्यान रहना चाहिए कि जब भी हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं ना, तो वो किसी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे मान लो तुम बना रहे हो रोल नंबर, तुमने इसको 9 रोल नंबर अगर ऐसे बना दिया ना, एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला रूल ये बता रहा है कि कोई भी वेरिएबल न्यूमेरिक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तुम ऐसे दे दोगे रोल 9, इट विल बी ओके, मतलब तुम बाद में दे सकते हो न्यूमेरिक नंबर, या तुम ऐसे भी दे सकते हो, सेकेंड नंबर पे भी दे सकते हो 946, इट इज ऑलवेज बी ओके। या तुम ऐसे भी कर सकते हो रोल 64 नंबर, ये भी तुम्हारा ये है, लेकिन तुम ऐसे नहीं दे सकते 46, ठीक है ना, रोल नंबर, ये तुम्हारा अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो पहला रूल क्या बता रहा है कि कोई भी तुम्हारा वेरिएबल किसी भी कारण न्यूमेरिक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जब हम आगे चल के जो वेरिएबल्स बनाएंगे अपने प्रोग्रामिंग्स में, तो जो वेरिएबल्स हम बनाएंगे ना, तो उसी के रूल्स हैं कि क्या क्या हमें फॉलो करना है। ये सब अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो आगे चल के जहां पे हम प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे ना, वहां पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है, जहां पे नहीं आया प्लीज पूछ देना मेरे से। ठीक है ना? सो पहला रूल क्या बोलता है? वी कांट स्टार्ट विद एनी वेरिएबल विद न्यूमेरिक वैल्यू। तुम नंबर कहीं पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में तुम नंबर यूज नहीं कर सकते, तुम जैसा मर्जी चाहो यूज कर लो, बट स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। ये तुम्हारा पहला रूल है। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल, सेकेंड रूल ये तुम्हें बोलता है कि डोंट हैव स्पेस डॉट एट द रेट हैश डॉलर का साइन इन बिटवीन वेरिएबल्स, in between variables, except underscore। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर हम किसको बोलते हैं? इसको। मतलब अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने बनाया रोल नंबर, देखो बीच में मैंने स्पेस दे दिया ना, ये स्पेस अलाउड नहीं है। ठीक है ना? एरर शो कर देगा तुम्हारा, क्योंकि स्पेस नॉट अलाउड। अगर तुमने ऐसे कर दिया रोल डॉट नंबर, ये भी तुम्हारा अलाउड नहीं है।
वेरिएबल के बीच में, ठीक है ना। नॉट इवन रोल हैश नंबर, ये भी अलाउड नहीं है। ऐसे ही कोई भी स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं है। ओनली यू कैन यूज रोल अंडरस्कोर नंबर, ये तुम्हारा अलाउड है। ये तुम बीच में भी लगा सकते हो, ये तुम एंड में भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। अंडरस्कोर तुम्हारा अलाउड है। जैसे तुमने देखा होगा जब तुम ईमेल आईडी बनाते हो, तो ईमेल आईडी में अगर मान लो तुम लिखते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे cbytes.info, ये मेरा ईमेल आईडी है cbytes का, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ, हैश अलाउ नहीं करेगा वो, क्योंकि वहां पे अलाउड नहीं है, ठीक है ना। जैसे उसके अंदर डॉट अलाउड नहीं है, वहां पे दो चीजें अलाउड है, यहाँ पे स्पेस भी अलाउड नहीं होता उसके अंदर भी। अगर तुम चाहोगे cbytes स्पेस देके info@gmail.com, वहां पे अलाउड नहीं है ये, क्योंकि जब हमें ये रूल बनाया गया है ना, तो उसमें रूल बनाया गया, पहले तो डॉट भी अलाउड नहीं था। जब स्टार्टिंग में ओनली अंडरस्कोर अलाउड था, लेकिन इतने सारे हमारे वो बन गए ना, जीमेल आईडी बन गए, जिसके कारण उनको डॉट बाद में डालना पड़ा। तो इसके अंदर दो चीजें स्पेशल सिंबल अलाउड होती हैं, एक तुम्हारा डॉट और एक अंडरस्कोर, यानी दो तुम्हें अलाउड है, डॉट और अंडरस्कोर। इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं लगा सकते ईमेल आईडी में। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम यहाँ पे डॉट भी नहीं लगा सकते, ओनली अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है ना। तुम अंडरस्कोर लगा सकते हो। एंड अगर तुम्हें अंडरस्कोर नहीं लगाना, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, रोल और ऐसे बिना स्पेस के नंबर। ये सारी चीजें हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे वहां पे तुम्हें चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरा रूल क्या बताया तुम्हें, कि किसी भी वेरिएबल के बीच में यू डोंट हैव टू राइट अ स्पेस, डॉट, @ हैश और एनी स्पेशल सिंबल्स। दीज आर कॉल्ड द एनी स्पेशल सिंबल्स। जो भी न्यूमेरिक और अल्फाबेट्स के अलावा जो जो सिंबल्स होते हैं ना, वो सारे स्पेशल सिंबल्स में काउंट होते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, जो कि हम इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। क्या यूज करना है, ओनली अंडरस्कोर। अंडरस्कोर अलाउड है, तुम वहां पे यूज कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ भी यूज नहीं कर सकते। तो दिस इज द सेकेंड रूल। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है थर्ड रूल। तीन रूल है उसके। तो थर्ड रूल तुम्हें ये बताता है कि डोंट यूज कीवर्ड्स, ठीक है ना, एज वेरिएबल्स। डोंट यूज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मैंने अभी बताया है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, और कोई भी रिजर्व वर्ड्स वेरिएबल नहीं बन सकता। जैसे कि तुम्हें बताया कि इंट एक तुम्हारा कीवर्ड है ना। इंट क्या है, तुम्हारा एक कीवर्ड है, लेकिन हम कीवर्ड को कभी वेरिएबल नहीं बना सकते। तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे इंट इक्वल्स टू 10, तो ये गलत माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक तुम्हारा कीवर्ड है। कीवर्ड्स जो होंगे वो प्री डिफाइन है, इनका हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ मतलब डिफाइंड है। तो हम इसको एज अ वेरिएबल कभी भी नहीं बना सकते, इसको वैसे ही बना लिखने देना, ठीक है। जैसे एक और बनाया था तुम्हें फ्लोट, ये भी हमारे कीवर्ड्स हैं, तो इसको भी हम नहीं बना सकते वेरिएबल्स, ठीक है ना। एक बार तुम्हें बताया था फॉर, ये भी नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, अगर तुमने इसका एक भी करेक्टर कैपिटल लेटर में कर दिया, तो ये तुम्हारा आइडेंटिफायर बन गया, मतलब वेरिएबल बन गया। ये फ्लोट का तुमने FLOAT कर दिया, तो ये भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। फॉर का तुमने FOR कर दिया, तो तुम्हारा ये भी वेरिएबल बन जाएगा। आ रहा समझ में ना। मतलब ये कि जब हम कोई वेरिएबल इंट और फ्लोट में बनाएंगे, तो हमें बस ये ध्यान रखना होगा कि वो सारे स्मॉल लेटर में हो। अगर उसको वेरिएबल बनाना है, तो उसका एक कैरेक्टर कैपिटल कर दो। ये तो सारे हमारे कीवर्ड्स हैं, है ना। ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। और रूल क्या है कि डोंट यूज कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल। तो उसको हम बना नहीं सकते। तो अगर उसको हमें बनाना है, तो उसका पहला कैरेक्टर या कोई एक कैरेक्टर कैपिटल कर दो। तो कोई एक भी कैरेक्टर कैपिटल कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, वो वेरिएबल बन जाएगा। और वेरिएबल तुम्हारे सिस्टम में अलाउड है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स। तो एक बार मैं फिर बताता हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना, फिर मैं तुमसे पूछता हूँ ये। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कीवर्ड्स क्या होता है। तो कीवर्ड्स होता है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। पहले हमने पढ़ा टोकन क्या होता है। तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 5 parts of tokens. First one is keywords,
सेकेंड वन इज आइडेंटिफायर्स, फिर ऑपरेटर्स, देन और डेटा टाइप्स, देन पंचुएटर्स। ठीक है, देन वी स्टार्ट फर्स्ट व्हाट इज कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स। पहले से बना बनाया वर्ड्स है, रिजर्व किया गया हुआ है, इसको हम कभी भी वेरिएबल नहीं बना सकते, और ये पहले से हमारे सिस्टम में डिजाइंड है, और हर कीवर्ड्स का अपना एक खुद का एक मतलब होता है। अच्छा, अभी 1 मिनट बाद दोबारा रिज्वाइन कर लेना, 40 मिनट सेशन होता है ना, बंद हो जाएगा, दोबारा रिज्वाइन कर लेना। सेम आईडी पासवर्ड होगा, और हर क्लास की सेम आईडी पासवर्ड होगी, ठीक है ना। यू डोंट नीड टू आस्क एवरी क्लास यूजर आईडी एंड पासवर्ड, सेम लिंक होगा इन फॉर एंटायर क्लासेस, ठीक है ना। तो ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, और इन सब का हमारे सिस्टम पे क्या होता है, मतलब होता है। दिस इज कॉल्ड, फिर हमने पढ़ा क्या, टोकन्स, कीवर्ड्स, कीवर्ड हो गया। फिर हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर्स, 3 रूल्स होते हैं इसके आइडेंटिफायर्स के, कौन कौन से, कि पहला, किसी न्यूमेरिक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, दूसरा, इनके बीच में डॉट स्पेस कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं आ सकते, और तीसरा, कोई भी कीवर्ड वेरिएबल नहीं बन सकता। समझ में आया। फर्स्ट वन इज वी कांट स्टार्ट एनी वेरिएबल विद न्यूमेरिक वैल्यू। सेकेंड वन इज you don't have a space, dot, at the rate or any special symbol except। मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम लोगों को कि होता क्या है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनरी प्लस और यूनरी माइनस के बारे में, ठीक है ना। तो यूनरी क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर वैसा ऑपरेटर होता है जिसके अंदर खाली एक ही ऑपरेंड हो, एक ही ऑपरेंड हो। तो इसमें खाली एक ही ऑपरेंड होगा, ए प्लस और ए माइनस। ए प्लस का मतलब हुआ कि जैसे नॉर्मल है ये जो तुम्हारे मैथ्स के अंदर होता है, जैसे मान लो हमने करा ए की वैल्यू लिया हमने 5, तो अगर मैंने करा ए प्लस, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, और जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना वैसी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 5। अगर हमारे पास ए की वैल्यू होगी -5, तो यूनरी प्लस के मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ए की वैल्यू तुम्हारे हो जाएगी -5। नथिंग, जो तुमने मैथ में पढ़ा है कि अगर प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, सेम चीज यहाँ पे भी है। ए प्लस का मतलब अगर तुम्हारे प्लस का कोई नंबर है, ओनली पॉजिटिव है, तो ए प्लस में कोई चेंजेस नहीं होगा, आंसर उसका प्लस में ही आएगा। अगर ए की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव है, -5 है, तो ए प्लस करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे -5, प्लस माइनस माइनस, है ना। सेम चीज ए की वैल्यू हमारे पास से करोगे प्लस में, तो क्या हो जाएगा, यूनरी माइनस के अंदर हो जाएगा ए की वैल्यू -5, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं ए की वैल्यू -5 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू -5 और माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास +5। जो तुमने मैथ में पढ़ रखा है सिंपल यही है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस जो है सेम है ये, और नथिंग एल्स, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसके अंदर। आ रहा है समझ में। यानी यूनरी प्लस का मतलब हुआ कि जो तुम्हारे पास प्लस के क्वेश्चंस हैं वही रहेंगे। यूनरी माइनस में क्या है, अगर तुम्हारे पास वैल्यू माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। नथिंग एल्स, जो तुमने मैथ्स में पहले पढ़ रखा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सेम चीज वही है यहाँ पे। और इसमें हमेशा हमारा एक ही ऑपरेंड यूज होगा, एक से ज्यादा ऑपरेंड कभी यूज नहीं होगा इसके अंदर। क्लियर हुआ सबको ये। यूनरी प्लस और यूनरी माइनस में यही है, इसके ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये हम ज्यादा यूज भी नहीं करते इसको वाले को। जो हम मेन है वो हम बाइनरी यूज करते हैं, ये वाला। तो बाइनरी में हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी में हमारे पास पहला है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक के टाइप्स होते हैं, पहला हमारे पास है एडिशन, एडिशन का साइन तुम्हारे पास ये है। नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, डिवीजन जब भी लिखेंगे हम स्लैश करके लिखेंगे। फिर हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन, मल्ट, मल्ट का साइन जब भी देंगे मल्टीप्लिकेशन का ऐसे देंगे, यूं नहीं देंगे, ठीक है ना। जब भी देंगे हम ऐसे देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। फिफ्थ वन इज मॉडुलस, मॉडुलस जो होगा वो हमारे पास ये साइन होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है फ्लोर डिवीजन, FOOR, फ्लोर डिवीजन। इसका साइन हमारे पास डबल स्लैश करके होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेवंथ इज एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स
या फिर इसको हम बोलते हैं पावर। इसका साइन हमारा कैसे होगा, डबल मल्टीप्लाई करके होगा। ये हमारे सारे क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के पार्ट्स है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है ना, मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट्स या फिर पावर। ठीक है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, ठीक है ना, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट्स, ये हमारे क्या है, सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के पार्ट्स है। और अर्थमेटिक किसका पार्ट है, तुम्हारा बाइनरी का पार्ट है। यानी बाइनरी में हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर का पार्ट है। तो बाइनरी में हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं कौन सा, अर्थमेटिक ऑपरेटर। और अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, जिनके पास दो ऑपरेंड होना कंपलसरी है, क्योंकि बाइनरी का ही पार्ट है तो दो ऑपरेंड होना कंपलसरी है। दो ऑपरेंड होना कंपलसरी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो हमारे पास है a की वैल्यू 10, b की वैल्यू है 20, मैंने करा a प्लस b। तो a और b तुम्हारे पास दो ऑपरेंड हो गए, दो ऑपरेंड मतलब दो वेरिएबल हो गए। और यही दो वेरिएबल मिलके तुम्हें क्या करा देंगे, इनको ऑपरेट करवाएंगे। यानी तुम्हारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 10 + 20, यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा आंसर 30। आया समझ में। प्लस जो नॉर्मल तुम करते हो 10 + 20 क्या हो गया तुम्हारे पास यहाँ पे 30। अच्छा, ये नॉर्मल है जो तुमने पहले पढ़ रखा है। वैसे ही अगर मैं करता हूं यहाँ पे a - b, तो a - b में क्या हुआ, a - b में हमारे पास क्या हुआ कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, b की वैल्यू कितनी है अगर मान लो 20, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्या आंसर -10। ये भी तुमने पढ़ रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, a की वैल्यू अगर हमारे पास है 5, b की वैल्यू हमारे पास है 3, मैंने करा a / b। ये सब तुम्हें नोट्स में लिखना है, मैं वीडियो भेजूंगा आज भी, ठीक है ना, सब तुम्हें नोट्स में लिखना है ये सारी चीजें। a / b, तो a / b का मतलब क्या हुआ कि 5 को हमने 3 से डिवाइड किया, ठीक है ना। तो 3 × 1 = 3, रिमाइंडर कितना आया 2। तो जो डिवीजन ऑपरेटर होगा ना वो पॉइंट में भी ले जाएगा, पॉइंट में लगाया, ठीक है, तुम्हारा कितना आ गया यहाँ पे 0। तो फिर आ गया 3 × 9 = 9, 9 ऐसे आता चला जाएगा, 18 हुआ तो ये 9999 आता चला जाएगा। तो तुम्हारे पास आंसर क्या हो जाएगा 1.999, 1.99999। क्योंकि जो डिवीजन ऑपरेटर होता है ना वो पॉइंट के बाद तुम्हारा डेसिमल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगला जो हमारे पास है, समझ में आया। पहला हमारे पास क्या था, पहला था कि a + b एडिशन, a - b सब्ट्रैक्शन, फिर हमारे पास था डिवीजन a / b, a / b, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, हमने 5 को 3 से डिवाइड किया, जो तुम्हारा आंसर हुआ तुम्हारे पास आंसर ये आता चला गया, ठीक है ना, ये तुम्हारे पास आता चला गया। ठीक है, कैसे, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, डिवाइड करो जरा उसको, देखो पॉइंट के बाद वैल्यू दोगे तो कितना आ जाएगा 18 ना, हाँ 1.666 तुम्हारा आता चला जाएगा। अच्छा, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल ए। अच्छा, एक और कर लेते हैं, अगर मान लो a की वैल्यू हमारे पास 5, b की वैल्यू हमारे पास 3, अगर हम करते हैं a × b फोर्थ, तो फोर्थ मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा तुम्हारे पास 5 × 3 कितना हो गया तुम्हारा पास आंसर 15। नॉर्मल हो गया ना, 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया हमारे पास आंसर 15, 5 5 3 = 15। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहां तक तो तुमने नॉर्मल पहले पढ़ रखा होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पे जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ रखा, ये तुम्हारे लिए डिफरेंट है, वो है पहला मॉडुलस ऑपरेटर। इसको हम परसेंटेज नहीं बोलेंगे, आगे से तुम्हें जब भी ये साइन मिलेगा तुम इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है ना। जब भी तुम्हें ये साइन मिलेगा तो तुम क्या बोलोगे, इसको मॉडुलस ऑपरेटर बोलोगे, मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। ये काम क्या करता है, ये काम करता है, इट इज यूज टू फाइंड रिमाइंडर, इट इज यूज टू फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। मतलब a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, हमने करा c = a मॉडुलस b, तो 5 को हमने 3 से डिवाइड करा, 3 × 1 = 3, रिमाइंडर कितना आया 2। हम पॉइंट के बाद नहीं जाएंगे, यहाँ पे पहले बारी में छोड़ देंगे, तो तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तुम्हारा क्या हो गया रिमाइंडर। समझ में आया।
मतलब कि जहां पे तुम्हें अब मॉडुलस मिलेगा, यानी परसेंटेज की साइन मिलेगी, तुम उसको क्या मानोगे? मॉडुलस ऑपरेटर। और मॉडुलस ऑपरेटर का मतलब ही होता है कि तुम्हें क्या करना है, इसको मतलब रिमाइंडर निकालना है। जो भी वैल्यू हमारे पास होगी ना, मतलब उसको हमें रिमाइंडर निकाल के छोड़ देना है। और ध्यान रहे कि पॉइंट के बाद हमें नहीं जाना है। यहाँ पे जो पहले वाली आए, जो रिमाइंडर फर्स्ट में रिमाइंडर आ रहा, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। किसी को दिक्कत मॉडुलस ऑपरेटर में? आया ना बता दिया करो भाई। नो सर। ठीक है, अगर हमारे पास a की वैल्यू है 9 और b की वैल्यू है 2, मैंने करा 9 मॉडुलस 2, तो बताओ जरा क्या आंसर होना चाहिए इसका? 4 8 एक 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 एक। हमने 9 को करा 2 से, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 1। इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर और इसको बोलते हैं कोशेंट। तो हमें किसके मतलब है? हमें रिमाइंडर से मतलब है ना? तो रिमाइंडर से मतलब है, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो आंसर इज 1। ठीक है, और बताया मैंने कभी भी इसके अंदर हम उस पे नहीं जाएंगे, डेसिमल वैल्यू में नहीं जाएंगे, पॉइंट में नहीं जाएंगे। जो पहला मिला हमें 4, हम वहीं पे छोड़ देंगे और आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1। क्लियर हुआ? तो दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक है ना? तो रिमाइंडर हमें जो भी क्वेश्चन निकालेंगे इस टाइप के निकालेंगे। अच्छा, अगला हमारे पास है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का साइन हमारे पास डबल बारी स्लैश होता है। ये हमारा होता है डिवीजन और ये हमारा होता है फ्लोर डिवीजन। ठीक है ना? तो फ्लोर डिवीजन डेफिनेशन यहां लिखता हूं, क्या होता है? इट इज यूज टू फाइंड कोशेंट विदाउट डेसिमल वैल्यू। It is used to find quotient without decimal values। मतलब क्या है कि ये तो फाइंड करेगा क्वोशिएंट ही, लेकिन डेसिमल के पहले पहले की वैल्यू को। इट इज यूज टू फाइंड क्वोशिएंट बट विदाउट डेसिमल वैल्यूज। कैसे? देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे मान लो कि ए पे हमारे पास है 5, बी पे हमारे पास है 3, मैंने करा सी इक्वल्स टू ए फ्लोर डिवीजन बी। डबल स्लैश मतलब फ्लोर डिवीजन बोलेंगे इसको। ठीक है ना? यानी ए पे कितना है हमारे पास? 5 और 3 से हमने करा डिवीजन, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे? 2। ठीक है ना? पॉइंट दिया, फिर तुम्हारे पास आ गया इतना, यानी 6 18। ठीक है ना? फिर आया तुम्हारे पास 2, ये 6 6 6 आता चला जाएगा, है ना? तो पॉइंट के बाद मैंने क्या बोला था कि इसको देखना ही नहीं है। जब भी आंसर आएगा हमारे पॉइंट के पहले पहले का। तो आंसर सी केवल कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास? आया समझ में? एक और एग्जांपल देके देखते हैं। यस सर। एक और देखो, ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू 4। बताओ जरा इसका क्या आंसर आना चाहिए? सी की वैल्यू ए फ्लोर डिवीजन बी। सर 2। आंसर इज 2, है ना? 2 कैसा आना चाहिए? सेम चीज है, यहाँ पे हमने करा 11 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 4 जा 8, है ना? 2 4 जा 8, और यहाँ पे आ गया रिमाइंडर तुम्हारे पास 3, लेकिन पॉइंट दोगे तभी तो 0 आएगा। पॉइंट तुम जितना मर्जी दे दो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। आंसर क्या होगा तुम्हारे पास? ओनली 4। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4। ठीक है? अगर तुम्हें पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यू चाहिए तो तुम डिवाइड का यूज करो। पॉइंट के बाद मतलब तुम्हें डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए कोशेंट में, तो तुम क्या यूज करो? फ्लोर डिवीजन यूज करो। ये सारे तुम्हें रजिस्टर में नोट, ये एग्जांपल होना चाहिए जो तुम्हें यहाँ पे रजिस्टर लिख रहा हो ना, ये सारे जब तुम नोट्स बनाओगे उसमें एग्जांपल होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का ही मतलब यही होता है कि हमें क्या करना है? क्वोशिएंट फाउंड करना है, लेकिन उसमें डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे? फ्लोर डिवीजन। क्लियर हुआ ये वाला फ्लोर डिवीजन? यस सर। डेफिनेशन यहाँ लिख दिया मैंने कि इट इज यूज्ड टू फाइंड क्वोशिएंट विदाउट डेसिमल वैल्यूज। मतलब क्वोशिएंट ही फाउंड करेगा लेकिन डेसिमल वैल्यूज फाउंड नहीं करेगा। ठीक है? अच्छा,
अब नेक्स्ट वन इज फ्लोर डिवीजन, वो एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना, या पावर। इसका मतलब होता है इट इज यूज टू फाइंड एक्सपोनेंट्स वैल्यूज, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमने x इक्वल्स टू 5 इंटू 2 ले लिया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2, जो 2 है ना उसके रेज टू द पावर चला जाएगा, और जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25। हुआ क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। ए पे हमारे पास है 5, बी पे हमारे पास है 3, हमने करा c इक्वल्स टू ए इंटू बी, यानी तो आंसर क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर b, है ना। a पे कितना है तुम्हारे पास 5 रेज टू द पावर b, तो 5 इंटू 5, आंसर इज 125। तो तुम्हारे पास आंसर कितना हो गया 125। मतलब जो तुम्हारे पास आंसर होएगा ना वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। देख रहे हो? तो अगर तुम्हें रेज टू द पावर वैल्यू यूज करना है, क्यू यूज करना, तुम कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे जरूर नहीं है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो a इंटू 10, और a की वैल्यू 5 है तो 5 रेज टू द पावर 10 हो जाएगा। 10, 20, 100, 100, 500, 1000, जितना तुम देना चाहो दे सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम क्या, हम पावर या फिर एक्सपोनेंट्स। क्लियर हुआ ये सारा चीजें? तो ये हमारे क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के पार्ट्स हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, ठीक है ना, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंट्स। अगर हमें प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से ढंग से करनी है तो ये सारी चीजें हमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम इनमें? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, तुम्हें उसका आंसर बताना है। a की वैल्यू है 11, b की वैल्यू है 4, तो तुम्हें इन सबका बताना है a डिवाइड बाई b, a फ्लोर डिवीजन b, a मॉडुलस b, और a इंटू b। फटाफट मुझे रजिस्टर पे करके भेजो। हेलो, देखो मैंने क्या बोला था कि व्हेन ऑल दी कंडीशन आर ट्रू देन ट्रू, है ना। मतलब कि अगर हमारे पास a है, ये b है और ये c है, मैं लिखा था यहाँ पे फॉल्स, ट्रू, 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 यहाँ पे लिख दिया ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, और यहाँ पे दे दिया मैंने a एंड b एंड c, ये दे दिया ना। अब तुम इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे पास ये है कि, इसका मतलब ये है कि सारे ही ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू होगा। तो ये तो तुम्हारा फॉल्स हो गया ना, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, लेकिन ये तीनों ही ट्रू होने चाहिए थे, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, सारे ही फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि एंड में सबका ट्रू होना कंपल्सरी है। अगर ये यहाँ पे अगर ये ट्रू होता, अगर ये ट्रू होता यहाँ पे, ठीक है ना, तब तुम्हारा ये ट्रू हो जाता, ठीक है ना, तो तुम्हारा आंसर ही ट्रू हो जाता। क्लियर हुआ ये? मतलब तुम्हें Yes, ये sir. समझना है कि एंड ऑपरेटर में अगर मान लो कि तुम 5 सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, ठीक है ना, और पांचों में एंड लगा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी, सब्जेक्ट सी, सब्जेक्ट डी, सब में एंड लगा हुआ है, मतलब तुम्हें पांचों में पास होना कंपलसरी है। अगर पांचों में से तुम किसी एक में भी फेल हो जाते हो तो तुम्हें फेल माना जाएगा। तो वहां पे जो हम रिजल्ट बनाते हैं ना, तो उस टाइम सब में एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, मतलब सब पे तुम्हारा क्या होना कंपलसरी है, ट्रू होना कंपलसरी है। तो एंड ऑपरेटर का डेफिनेशन ये होता है कि व्हेन ऑल दी कंडीशंस आर ट्रू देन ट्रू। एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगा ना, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, उसको फॉल्स कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तुम देखो इस केस में क्या है, हमारे पास ये 3 कंडीशन ट्रू है,
तब जाके तुम्हारा ये ट्रू हुआ। यहाँ पे क्या है, ये 2 फॉल्स है, ठीक है ना, एक ट्रू है तभी फॉल्स हो गया। यहाँ पे ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन एक फॉल्स होने के कारण ये भी फॉल्स हो गया। और यहाँ पे 2 ट्रू है लेकिन एक फॉल्स से जाके कारण ये भी फॉल्स हो गया। और ये तीनों ही ट्रू है तब जाके तुम्हारा ये ट्रू हुआ, ठीक है ना। तो तुम्हें जो एग्जांपल देखो रजिस्टर में, तुम्हें ये मेंशन करना जरूरी है कि व्हेन ऑल द कंडीशन आर ट्रू, यानी ए बी एंड सी, यानी सारे ट्रू हैं तब जाके ट्रू होगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर हुआ एंड ऑपरेटर। अच्छा एक मैं देता हूँ इसका, तुम्हें बताओ जरा इसमें कौन सा ट्रू होगा, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा और ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। बताओ जरा एक्स एंड वाई एंड जेड क्या होना चाहिए आंसर? सर फर्स्ट ट्रू, फर्स्ट वाला Second ट्रू है, false. सारे बाकी सारे फॉल्स है। बाकी सारा फॉल्स, ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी तो एंड ऑपरेटर आगे हमें जो भी मिलेगा तो हमें ये देखना होगा कि हम इसको कैसे यूज करना है। सबको एवं अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है ना, क्योंकि प्रोग्रामिंग कोई भी स्ट्रॉन्ग तभी होती है जब तुम्हारे पास ये सारे लॉजिक्स बिल्कुल सही होते हैं, है ना। ये सारे लॉजिक्स तुम्हारे पास अगर ट्रू सही होंगे तो तुम्हारे पास प्रोग्रामिंग भी सही होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा सेकेंड वन इज और ऑपरेटर। और में क्या होता है, एनी वन कंडीशन इज ट्रू, ठीक है ना, देन ट्रू। एनी वन कंडीशन इज ट्रू मतलब तुम्हारे पास 10 कंडीशन है, 10 में से 9 फॉल्स है, एक ट्रू है तभी ट्रू मान लिया जाएगा। 100 कंडीशन है, 99 फॉल्स है, एक ट्रू है 100 वाला तभी ट्रू मान लिया जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर हमारे पास ए है बी है, मैंने कहा यहाँ पे ट्रू ट्रू, अच्छा इसको ना 0 1 से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 0 फॉल 1 0, 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है ना। जहाँ पे 1 मानोगे ना उसको ट्रू मानोगे, तो 1 0 1 0। बताओ क्या होगा यहाँ पे ए और बी में के अंदर, ए का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। बताओ क्या होना चाहिए? पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स। यही होना चाहिए क्या? यस। अच्छा यस सर। अच्छा ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसके अंदर, मैं यहाँ पे करता हूँ 1 0 0। अब बताओ सर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ट्रू। थर्ड ट्रू 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 फॉल्स, है ना। ट्रू 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 फॉल्स, ये दोनों ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो ट्रू, ये ट्रू ये फॉल्स तो ट्रू, फिर भी क्योंकि एक ट्रू हो गया, इसमें ये फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है तो तब भी ट्रू हो जाएगा, और ये दोनों ही फॉल्स है तब जाके तुम्हारा ये फॉल्स हो। तो मैं डेफिनेशन लिखना रजिस्टर पे और का कि एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन ट्रू, और यहाँ पे हमारे पास क्या है ए बी, है ना। तो ए बी के अंदर हमने क्या लिखेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने आंसर दे देंगे ए 111 यानी ट्रू 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 फॉल्स। ये हमारा क्या हो गया, और कंडीशन। और में मतलब एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन ट्रू, कोई भी एक कंडीशन तुम्हारे पास अगर ट्रू हो गया तो उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रू बोल देंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वन इज नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है, रिवर्स कर देना। रिवर्स का मतलब क्या होता है, उसको रेसिप्रोकल कर देना। जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा ना उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि इट इज यूज टू रेसिप्रोकल या रिवर्स दी आउटपुट, ठीक है ना। ओपी मतलब आउटपुट, आउटपुट को रिवर्स कर देगा। जैसे कि ए बी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स।
हमने यहाँ पे करा नॉट ए या फिर करा नॉट बी, नॉट ए, तो इसमें खाली एक ही ऑपरेंड पे काम करेगा, दो ऑपरेंड पे काम नहीं करेगा। नॉट ए का मतलब हुआ इसका उल्टा, तो ट्रू है तो क्या हो जाएगा फॉल्स, ये भी ट्रू है फॉल्स, ये तुम्हारा ऑलरेडी फॉल्स है ट्रू, ये तुम्हारा फॉल्स है, दिख रहा है ना तुम्हें, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, इस टाइप में तुम्हारा आंसर। नॉट बी का बता दो क्या होना चाहिए फटाफट से, नॉट बी का बताओ। फॉल्स फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फिर फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, मतलब ये True. तुम्हारा देखो ये तुम्हारा ट्रू है, इसका तुम्हारे पास आंसर हो गया फॉल्स, ये तुम्हारा फॉल्स है, इसका क्या आंसर आ गया ट्रू, ये तुम्हारा ट्रू है, आंसर क्या हो गया तुम्हारा फॉल्स, ये तुम्हारा फॉल्स है, आंसर क्या हो गया तुम्हारा उल्टा, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स, कौन कौन से थे, एंड, और नॉट, तीन टाइप के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है कौन सा, रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड वन इज रिलेशनल ऑपरेटर। ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू फाउंड, इट इज यूज्ड टू फाउंड या फिर कह सकते हो कैलकुलेट रिलेशंस बिटवीन टू ऑपरेंड्स या फिर वेरिएबल्स। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, तुम्हें अपने रेस्टअप लिखना सारे नोट्स ये, ठीक है ना। इट इज यूज्ड टू फाउंड या कैलकुलेट रिलेशंस बिटवीन टू ऑपरेंड्स या वेरिएबल्स, मतलब हमें दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशंस है। तो इसमें हमारे पास होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तुमने मैथ में ऐसे पढ़ा हुआ है अभी तक, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है ना। लेकिन जब भी हम कंप्यूटर में पढ़ेंगे हम ऐसे पढ़ेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऐसे पढ़ेंगे। ध्यान रहे आगे से जब भी तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल्स टू तुम मैं बोलूंगा तो तुम्हें यूं लिखना है, ना कि यूं लिखना है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से तुम्हें याद रहना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, एक हमारे पास होता है डबल इक्वल्स टू, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड नॉट इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर और इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू। ये हमारा हो गया ग्रेटर देन, ये हमारा हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया लेस देन, ठीक है ना, और ये हमारा हो गया लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। इसके बारे में हम बात करते हैं अभी, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास क्या है ग्रेटर देन, मान लो ए की वैल्यू हमारे पास है 10, बी की भी वैल्यू हमारे पास है 10, मैंने करा ए ग्रेटर देन बी, ट्रू और फॉल्स, क्या होना चाहिए बताओ, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि ये कह रहा है कि क्या 10 से बड़ा है, बड़ा नहीं है भाई, इक्वल है ना, बड़ा तो है नहीं, तो इस केस में क्या लिखेंगे हम इसको फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। फॉल्स का एफ कैपिटल, ये हमारा कीवर्ड है, ये भी हमारा कीवर्ड है, जैसे तुम्हारे पास एंड और नॉट ये तीनों कीवर्ड थे ना, वैसे ही हमारा फॉल्स कीवर्ड है, और इस वाले में एफ तुम्हारा कैपिटल होता है, तो बताया था ना 99% स्मॉल होते हैं, लेकिन इस वाले में ये तुम्हारा कैपिटल है, यानी फॉल्स तुम्हारा कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने किया ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, अब तुम्हारा क्या हो जाएगा है ना, तो इस केस में ट्रू, और ये भी तुम्हारा कीवर्ड है, ट्रू का टी कैपिटल तुम्हारा कीवर्ड है, ये तुम्हारा एंड और नॉट है, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है।
मतलब क्या समझे कि अगर हमारे पास वैल्यू है ए बी एंड सी या ए बी दोनों की वैल्यू सेम है, अगर मैं कह रहा हूं ए ग्रेटर देन बी तब तो वो फॉल्स प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं लिखूंगा ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी तब जाके क्या हो जाएगा, वो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, है ना। उसके लिए मैं तुम्हें बताया था कि तुम्हें एक पाइथन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तुमने कर लिया था डाउनलोड? यस सर। Yes, sir. कर लिया था ना। देखो ये है, अगर मान लो ए पे अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ 10 ग्रेटर देन 10, देख रहे हो ना, फॉल्स प्रिंट हो गया। अगर मैं कर रहा हूँ 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रू प्रिंट हो जाएगा, है ना। देख रहे हो, ट्रू का टी कैपिटल है, फॉल्स का एफ कैपिटल है, यानी दोनों क्या है, ये कीवर्ड्स है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल्स टू, सेम एज इट इज हमारे पास लेस देन ही भी है, ए लेस देन बी, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास फॉल्स, और यहाँ पे ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू, है ना। जैसे ग्रेटर देन वैसे लेस देन। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गए। अब एक नेक्स्ट आता है इक्वल्स टू इक्वल्स टू, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। मतलब क्या है, अगर हमारे पास ए पे भी 10 है और बी पे भी 10 है, मुझे चेक करना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तुमने मैथ में पढ़ा होगा ए इक्वल्स टू बी, मैथ में पढ़ा होगा, तो इसका मतलब हुआ कि क्या ए बी के इक्वल है। लेकिन कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम डबल इक्वल से चेक करते हैं कि क्या ए बी के इक्वल है, मतलब तो है इक्वल है, 10 इक्वल्स टू 10, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे, ये दोनों आपस में कंपेयर होगा, ये 10 और ये 10 आपस में कंपेयर होगा कि या क्या ये 10 उस 10 के इक्वल है, यानी दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे अपने कंप्यूटर अपने प्रोग्रामिंग में, तो हमें ये ध्यान रहे कि ये दोनों तुम्हारे ट्रू होने कंपलसरी है। तो 10 इक्वल टू 10 बराबर है तो आंसर इज ट्रू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर इज ट्रू। समझ में आया, 10 इक्वल्स टू 10 तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे, ट्रू। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर कोई भी चेंजेस किया, अगर मैंने लिखा यहाँ पे 10 इक्वल्स टू 20, तो ये तो इक्वल है नहीं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉल्स, ठीक है ना। देखो इसको हम सिस्टम पे करके देख लेते हैं। हमने क्या करा, 10 इक्वल्स टू 10, आंसर इज ट्रू। मैंने करा 10 इक्वल्स टू 20, आंसर इज फॉल्स। मतलब कंपेयर कर रहा है ये कि क्या ए बी के इक्वल है। अगर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, a इक्वल्स टू 10, ठीक है ना, b इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे a इक्वल्स टू b, आंसर इज ट्रू। a पे ले लिया 10, b पे ले लिया 10, दोनों को मैंने चेक करा लिया कि क्या भाई a इक्वल टू b है, तो आंसर इज ट्रू, ठीक है ना, देख रहे हो। वैसे ही हमारे पास है नॉट, नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट ऐसे, नॉट इक्वल्स टू, यानी इसका साइन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये, मतलब हमने करा ना नॉट इक्वल्स टू, तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा ऐसे, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको हम कैसे बोलते हैं, यू, नॉट इक्वल्स टू को ऐसे, यानी ए नॉट इक्वल्स टू बी। अगर दोनों पे 10-10 है, यानी 10 नॉट इक्वल्स टू 10, क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, फॉल्स, क्योंकि दोनों बराबर, ये कह रहा है नहीं इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे दे दूं 10 नॉट इक्वल्स टू 20, तब तुम्हारे इस केस में क्या हो जाएगा, आंसर इज ट्रू। आया समझ में। तो ये हमारे क्या हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि जब दो ऑपरेंड को आपस में कोरिलेट किया जाता है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, एक बड़ा है छोटा है, या फिर दोनों इक्वल नहीं है, या फिर दोनों इक्वल है ना। तो इस टाइप के हमारे पास जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो हमने अभी तक 3 पढ़ा है, बाइनरी में, अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड रिलेशनल। यहां तक तुम्हारे कल नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है ना। मैं उसे नोट्स भी भेज दूंगा। हमने कहाँ क्या क्या पढ़ा है अभी, ये हमारे पढ़ा है रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सा, ट्रू फॉल्स वाला लॉजिकल में। फिर हमने पढ़ा रिलेशनल में, रिलेशनल में हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है ना। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का मतलब ये हुआ कि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स।
और जो ये हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर, उसमें क्या होना चाहिए, दोनों वैल्यू आपस में कंपेयर करता है, ये दोनों इक्वल है या नहीं, है ना। यानी ए पे है 10, बी पे भी है हमारे पास 10, अगर मैंने करा ए इक्वल टू बी, तो अगर दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू मानेंगे, एक तो भी एक बार नॉट नहीं है इक्वल टू फिर समझा दो। अच्छा, एक है हमारे पास नॉट इक्वल टू, ए पे हमारे पास है 10, बी पे भी हमारे पास है 10, मैंने करा ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 10 नॉट इक्वल टू 10, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये कह रहा है इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। अगर मैं करूं 10 नॉट इक्वल टू 20, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, क्योंकि 10 20 के इक्वल नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे प्रैक्टिकल देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे करा कि 10 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इक्वल टू डाल दिया तो ट्रू, दोनों इक्वल है, 10 इक्वल ट्रू तो आंसर इज ट्रू, 10 इक्वल टू 20 आंसर इज फॉल्स, 10 पे ले लिया, ए पे ले लिया 10, बी पे ले लिया 10, दोनों कर दिया, आंसर इज ट्रू, है ना। अब एक नॉट इक्वल टू भी करके तुम्हें दिखा देता हूँ। अगर मैंने किया 10, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इक्वल टू 10, फॉल्स, क्योंकि दोनों इक्वल है और ये कह रहा इक्वल नहीं है। अगर मैंने करा 10 नॉट इक्वल टू 20, आंसर इज ट्रू। ठीक है ना। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, 10 ग्रेटर देन 10, दोनों बराबर है लेकिन ये कह रहा है कि 10 बड़ा है 10 से, तो हो गया फॉल्स। वैसे ही ये, ठीक है ना, यहाँ तक। तो ये समझ में